मिनट। अब हमसे पूछिए, कुछ लिखा कहीं नहीं गया है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब चलेगा। अब मत बोलिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए, यदि किसी वृत्त के बाहर या के आगे है, ठीक है, जहाँ तक कल हो गया था उसके आगे है। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, सर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख ले रहे हैं सर आप, और नीचे लिख। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अंधेरे में पढ़ा रहे हैं ना, अंधेरे में लग रहा सर राजा पढ़ा रहे हैं। सही है सर, सही है, साफ दिख रहा है। हाँ लिखिए यहाँ पे, जानते हैं जब से हमारा मोबाइल पटक के फोड़ दिए थे ना, तब से डिस्टर्ब हो गया है, सब कुछ उसका सिस्टम खराब हो गया है। क्या कर रहे थे, उससे युद्ध लड़ रहे थे क्या? पीच पे पटक दिए थे, मेन रोड पे। बिंदु P से वृत्त पर छेदक रेखा PA तथा PB खींची जाती है, PB खींची जाती है, जो क्रमशः A तथा C से होकर जाती है, तथा C से होकर जाती है, A तथा C से होकर जाती है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रहा है। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर छेदक रेखा, जो क्या है यहाँ तो, यहाँ पे देखिए सब लोग, ये वृत्त है हमारा, ठीक है, वृत्त का बिंदु वो इसका केंद्र है, वृत्त कोई वृत्त है, और इस वृत्त के बाहर बिंदु P पर, वृत्त के बाहर बिंदु P पर से छेदक रेखा खींची जाती है। छेदक रेखा मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को अंदर से टच करके बाहर निकले, मतलब छेदती हुई निकल रही है बाहर, इसको छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब केवल स्पर्श करे, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, जो टच करता है और छेदक काटता है। तो क्या दिया है, बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB खींची जाती है, मतलब एक यहाँ से खींचा जाता है PA, क्लियर, और फिर यहीं से खींचा जाता है PB खींची जाती है, क्लियर। तो जो क्रमशः पहले A तथा C से होकर के जाती है, जो क्रमशः, रुक जाओ कहीं गलती लिखे, जो क्रमशः यहाँ पे लिख लो C तथा D से होकर जाती है, जो क्रमशः यहाँ पे C तथा D से होकर जाती है, C तथा D से होकर जाती है। इसमें पूछा क्या जाता है आपसे, इसमें पूछा जाएगा आपसे, इसके बीच में संबंध पूछता है दोनों भुजाओं में। तो इसका संबंध होता है, एक बार बड़ी भुजा, एक बार P से लेकर, यहाँ से P से लेकर A तक चलो, एक बार P से लेकर A तक, उसके बाद से फिर P से लेकर के B तक, फिर PA और PB, हाँ ये हो गया पूरा बड़ी, P से लेकर A तक, फिर P से लेकर के C तक, P तक, फिर इसके बाद फिर बड़ी भुजा क्या हो गया, P से लेकर के B तक, P से लेकर के B तक, इनटू P से लेकर के D तक। ध्यान दीजिएगा क्या है, जब किसी वृत्त पे
जब किसी वृत्त पे कोई छेदक रेखा खींची जाती है बाहरी बिंदु से, मतलब यह मेरा वृत्त पहले से था, इस वृत्त के बाहरी बिंदु मेरा P है और P से जब इस पे छेदक रेखा खींचा गया तो क्रमशः A और B खींचा गया, तो ये इस पॉइंट पे C पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे D पे टच कर रहा है। ठीक, तो इनके बीच में जो भुजाओं का इसका संबंध होता है वो होता है एक बार बड़ी भुजा, मतलब P से लेकर एक बार ये दूरी आएंगे, उसके बाद फिर आधा दूरी, फिर इसी रास्ते पे P से लेकर के C तक हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर होता है किसके, P से लेकर के फिर B के इनटू फिर P से आधे, फिर P से लेकर के D तक, ये इसका समीकरण होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यही मेन है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा A B C D E, हो गया। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे दिया है, इसमें इस प्रश्न में दिया है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AE बराबर 4 सेंटीमीटर, उसके बाद से दिया है CD बराबर, सॉरी यहाँ पे दिया है, हाँ CD बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा, कितने लोग लगा लेंगे? सर आपका आवाज की है, रुक जा रहा है, आवाज रुक जा रहा है। हाँ अच्छा रुकिए देख लो, ठीक ओके, देखिए अब नहीं रुकेगा, देखो ध्यान से उसमें क्या लिखा गया है, ध्यान दो, माइक बंद करो, यहाँ पे लिखा गया है, माइक बंद कर लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वृत्त के, माइक बंद कर लीजिए ना तभी तो आवाज फंसेगा। यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से कोई बाहर बिंदु P है, वृत्त के केंद्र से कोई बाहर बिंदु P है, वृत्त के केंद्र से कोई बाहर बिंदु P है, तो यहाँ पे कहाँ से आवाज आ रहा है बार बार, बिंदु P है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक बार बड़ी वृत्त P से लेकर के फिर A तक आएंगे, उसके बाद से फिर P से लेकर के C तक आएंगे, पहले इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर P से लेकर के B तक आएंगे, फिर यहाँ से P से लेकर केवल D तक आएंगे, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A से लेकर के B की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी है जो 10 सेंटीमीटर है। दूसरा A से लेकर E की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब A से लेकर के और यहाँ E तक ये केवल 4 सेंटीमीटर है। ठीक, C से लेकर D तक मेरे पास 7 है, मतलब यहाँ से C है और यहाँ पे D है, ये मेरा 7 है। क्लियर। आपसे प्रश्न पूछा है कि A से लेकर के C की दूरी बताओ। आप लोग कंफ्यूजन में इसलिए हो गए हो क्योंकि हमने यहाँ पे तो A से लेकर के B की दूरी दे दिया है, जो यहाँ पे चाहते तो रख लेते, फिर A से लेकर E ये भी हमने दे दिया, लेकिन इस वाले में क्या किया है कि A से लेकर के और C की दूरी कंप्लीट नहीं दिया है हमने। तो मान लो ये तो निकालना है तो वहाँ पे A रख सकते हो। फिर इसकी जब बात करेंगे तो इसमें हम क्या किए हैं कि यही इसके बीच की दूरी दिया है, ज़रूरत इसकी है, तो इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऊपर फिर से बनाते हैं, कैसे लगाएंगे इसको। अगर सीधा सीधा होता तो आएगा क्या सर, 10 आएगा इसका आंसर क्या? अब देखते हैं लगा रहे हैं कितना आया। देखिए आप लोग देखिए ध्यान से, ये मेरे पास A है, बराबर ये E है और B, हाँ सही लगा रहे हो। देखो पहले कितना आ रहा है, फिर C कितना हो गया हमारे पास। अब देखो कहाँ कहाँ गलती क्या क्या कर रहे हो। अगर हम इसको फार्मूला के रूप में जब रखेंगे, फार्मूले के रूप में इसको जब हम रखेंगे, एक मिनट, जब फार्मूले के रूप में इसको रखेंगे तो मैं फार्मूला बनाऊंगा A से लेकर B पहला बनाऊंगा इनटू, फिर A से लेकर E बनाऊंगा। ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन में समझ जाएगा। दूसरा फिर A से लेकर के C बनाएंगे हम, उसके बाद से फिर A से लेकर के D की दूरी आएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे पास A भी 10 सेंटीमीटर था, मतलब इसके स्थान पे तो हम 10 सेंटीमीटर रख दिए, प्रश्न में दिया था। यही मेरे पास ऑलरेडी दिया था 4, ये 4 सेंटीमीटर हमने रख दिया। उसके बाद से
हमसे AC पूछा था तो AC को हम AC ही छोड़ देंगे, लेकिन अब वहाँ जरूरत है AD की। ये जो AD वाली भुजा है A से लेकर के D, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। हमको केवल C से और D की दूरी ये 7 दिखा दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको जरूरत इसकी है। ठीक, तो हमने क्या किया है कि हम जो AC वाली भुजा है ना, इसको हम AC वाली भुजा को x सेंटीमीटर माने हैं। ठीक, ये पूरा बड़ी लाइन को ही x मान दिए हैं। तो जब AC को हमने x मान दिया है तो ये वाली दूरी कितना होगी, x में से पूरा बड़ी दूरी x है, तो x में से हम 7 घटा के लिखेंगे AD के लिए। मतलब जो मेरी AD वाली भुजा है ना, ये x में से 7 घट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जब AC पूरा 7 है, x है मेरे पास, तो x में से 7 घटा देंगे तो यही दूरी बचेगा जो वहाँ पे जरूरत है। तो AC को हमने x मान लिया है, इनटू यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस के 7 कर देंगे, x माइनस के 7 कर देंगे। क्लियर? अब देखो इसको लगाओ, 10 चौके कितना हो गया, 40। फिर इसका अंदर से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 7x। अब ये द्विघात बन जाएगा आपका। हाँ, वैसे क्वेश्चन ए पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन देखो कैसे लगता है। 7 हो गया यहाँ पे, अर्थात ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 40 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ो कि 7 आ जाए, गलती क्वेश्चन हो गया हमको। 40 10 में 4 अच्छा ये होगा नहीं। 40 हो गया ना? हो जाइए। सर ये ऐसे नहीं होगा, ए बी बराबर 8 AC, 5 40 फिर उसमें से नहीं हो पाएगा, सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपन 2 है ना सर नहीं ये कर कैसे रहे? अगर हम फॉर्मूले के बेस संबंध नहीं फॉर्मूले के रहेगा, बेस अपने मन से देखना संबंध बने रहा, रूट में निकालना पड़ेगा, तुम फंस जाओगे। नहीं रूट में निकाल रूट में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपन 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में बदलाव करोगे। इसको आप 7 मान लीजिए, अब निकाल लीजिए, आ जाएगा। ये 7 हो गया तो हमको ऐसे निकालना है। अब ऐसे दिखाइए तो 5.6 आएगा। हाँ, अब ऐसे कर दिया है ना, वो भी आ जाता हमारा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें। इसको 10 सेंटी मान लीजिए, इसको 4 सेंटी। देखिए क्या हो जाएगा, अब ये पूरा 10 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया पूरा x हो गया इंटू 7 हो गया। अब इससे कटा के लगा सकते हो, 10 चौके 40 बटा में 7 इक्वल टू x। 7 से जब कटाओगे तो 7 8 36 हो गया, 0.4 बच गया, फिर 7 8 36 दशमलव कुछ आएगा, 8 दशमलव आएगा। 7 8 56 7 8 56 कहाँ चला जाएगा? 5.6 7 5 35 हो जाएगा। हाँ फिर यहाँ से 7 7 49। हाँ लगभग यही होगा 5.7। अब लगा लीजिए सही। हो गया। अच्छा जो है उस पे हम लोग ऐसा कर सकते थे ना, अगर हम लोग उसमें पाइथागोरस से निकालते, उससे निकालते अगर जो फार्मूला है ब्रह्मचर्य वाला सहचर्य वाला नियम का क्या द्विघात समीकरण होता है, बता रहे क्या दिक्कत है। सुनो, उसमें हमने ये काम कर दिया था ना कि जो हम फार्मूला लगाए थे, मतलब अपने हिसाब से जो क्वेश्चन सेट किया ना, वो द्विघात पे बैठ नहीं रहा था। आ जाएगा उसका उत्तर, लेकिन लगाएंगे तो आपको नहीं आएगा। नहीं ठीक, कोई बात नहीं, अगर मान ली निकालना ही पड़ गया तो उसमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकाल सकते हैं ना। हाँ, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं, वही तो मेन है। वो तो सबके लिए यूनिवर्सल। ठीक, इसमें बस समझाना हमको यही था कि इसमें क्या होता है कि बड़ी भुजा मल्टीप्लाई इतनी छोटी भुजा, फिर बड़ी भुजा, फिर छोटी भुजा, इसका मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। जानते हैं दिक्कत क्या हो गया ना, जिससे जब क्लास स्टार्ट होता है दिमाग में कुछ दूसरा चलता है, और बीच में कई लोग फोन कर दिया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं सही बात, तो दिमाग में फिर दूसरा कुछ चलने लगता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फिर से। अब यहाँ पे क्या होगा, अगला देखिए समझ में आएगा। यदि छेदक रेखा AB, यदि छेदक रेखा AB तथा स्पर्श रेखा
तथा स्पर्श रेखा इस रुक जाओ यहाँ लिखो, यदि छेदक रेखा ए बी जो P पर मिलती है तथा AD स्पर्श रेखा है तो समीकरण क्या है? देखिए क्या है, ए बी हमारा छेदक रेखा है, मतलब ये कोई वृत्त है, तो यहाँ से ये हो गया, तो ए बी जो है ये हमारा छेदक रेखा है, ए बी क्लियर, और जो सी पर मिलती है तो सी पे मिल गया, मतलब ए बी सी, ये हो गया लाइन, छेदक रेखा हो गई। और इस पे एक स्पर्श रेखा है, कौन? ए डी जो हमारा स्पर्श रेखा है, मतलब ये डी पे कहीं बिंदु ए से डी स्पर्श कर रहा है, क्लियर, यहाँ पे स्पर्श कर दिया। अब आपसे पूछा है कि इसके बारे में समीकरण ज्ञात कीजिए। जो पहला वाला था तो पहला वाला पूरा क्रॉस करके यहाँ पे टच कर रहा था, तो उसके बाद से पहले बड़ी हो जाता, अब छोटी हो जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जब ऐसा प्रश्न आएगा आपसे, तो इसमें क्या करना है कि देखिए, इसके लिए पुराना पैटर्न, ए से लेकर हम सी तक फिर भी जाएंगे, और यहाँ फिर आधा दूरी आएंगे, ए से लेकर भी फिर आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दो दूरी नहीं है, इसी दूरी का रिपीट किया है, मतलब एक बार फिर ए डी लेंगे और फिर से इसी दूरी को काउंट करेंगे। अर्थात ये जो मेरा फार्मूला बनता है ए सी इंटू ए बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, इस पर अगर क्वेश्चन पूछता जाता है, ये आता है क्वेश्चन, हमेशा आता है, सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ पे है आपका पी ए बी सी, यहाँ पे मान लीजिए दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे बीपी पूछा है, तो बीपी का मान बताइए, काउंट कीजिए आप लोग, बीपी बताइए, सिंपल उसी फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, डीएलएड के 4th सेमेस्टर में आता है हमेशा, स्पर्श रेखा से। विनोद समझ में आ रहा है आपको? वंदना अभी करा रहे हैं, जो कल वृत्त वाला कराएंगे, अभी क्वेश्चन परेशान हुई, अभी जो कल छूटा था ना वो सब कराएंगे, ये थोड़ा समझा लें, इसको लगा लीजिए आप लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, मतलब कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और P से यहाँ से स्पर्श रेखा A है, तो हम इसको 2 बार काउंट करेंगे पुराने तरीके से, PA इंटू PA हो गया, वहाँ पे फार्मूला बनेंगे। तो एक बार बड़ी दूरी P से लेकर के B तक आएंगे एक बार, इसके बाद फिर P से लेकर के C तक आएंगे, क्लियर। अब देखिए P से लेकर A मेरा 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दोनों को साथ में लिखेंगे। PB मेरा कितना है, यही तो पूछा है आपसे, PB पूछा है तो रहने दीजिए, इंटू PC क्या है, PC दिया है 2 सेंटीमीटर, क्लियर, कटा देंगे इसको, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर आ गया मेरा। तो PB की भी जो दूरी आ गई वो 8 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर इसमें घुमाने के लिए अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा तो उसी दूरी को आगे पीछे करके निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये दूरी दे देगा, ये वाली दूरी दे देगा, उसको नहीं देगा, फिर PB पूछेगा, तो मतलब पूरे x मानेंगे, फिर x मान के उसमें से घटाएंगे, तो वहीं बहुत जाएगा तो द्विघात पे जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप में नहीं आएगा जो द्विघात पे लगे। अगर द्विघात आपके समीकरण में दिया हो, मतलब सिलेबस में है, तब तो पूछेगा, और नहीं दिया है तो नहीं पूछेगा। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। सर ये आपने 2 बार क्यों लिखा? क्या हुआ है, ये गुना ये क्या हुआ बताइए, सुनाई नहीं दे। अरे सर वो कह रही हैं जो PA में आपने 2 बार लिखा, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसको 2 बार क्यों लिखा आपने? लेकिन आपको कुछ दिया नहीं था ना, तो उसका पूरा माना जाएगा, इसलिए सर ने 4 सेंटीमीटर 2 बार लिखा है। तो वहाँ पे जो हमने फार्मूला पहले बताया था ना आपको, तो वहीं तो बताए थे कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PC हो गया। तो अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो भी बात होगा ना, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कर सकते हो। वो तो आपके समझने के लिए, आसानी के लिए लगाए हैं।
फिर पीवी यहाँ पे रख के लगा देंगे, ठीक है। वही कैरी ये को दो टाइप समझा पूछते दीजिए। हैं। हाँ, एक ये स्पर्श वाला देते हैं। देखो एक बार क्या करेगा कि एक को स्पर्श करा देगा और एक को छेदक रेखा बनाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में दोनों को अंदर स्पर्श करा देगा, दोनों को अंदर छेदक रेखा बनाएगा, जो पहले बताए थे। चलिए, इसके बाद देखा है और यहीं आपके सिलेबस में है, बाकी जो है वो बताइए। अभी क्वेश्चन कराते हैं, बोलिए जो प्रॉब्लम बताइए। हमें तो सर यही पूछना था कि वो 2 बार क्यों। तो बता दिए ना, समझ में आ गया ना अब आपको। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखिए, जो हम एग्जाम में आएंगे तो समझना जरूरी है। ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, ये पॉइंट जरूरी है, एकदम तैयार कर लीजिएगा। क्या है देखिए, पूछता है यदि दो वृत्त आपस में स्पर्श कर रहा है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए, अगर दो वृत्त आप में स्पर्श करा है, जैसे मेरे पास दो वृत्त है, एक और एक यहाँ पे वृत्त है, दो वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मतलब इसको टच कर रहा है। ये पूछा है ना कि इससे सटा करके कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा मतलब कि दोनों वृत्तों को टच करे, मैक्सिमम कितने रेखाएं खींची जा सकती है, बताओ। ऑप्शन में दीजिएगा, पहला अनंत खींचा जा सकता है, गलत। ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4, बताओ, या फिर अनंत मान लो। विकल्प में दे देगा तो कैसे लगा खींची जा सकती है। सर 2। नहीं, गलत। देखो, जब भी कोई दो वृत्त आपस में टच कर रहे हैं, जैसे दोनों वृत्त आपस में टच कर रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो पहला स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ऐसे, एक, क्लियर। दूसरा खींचा जा सकता है और तीसरा खींचा जा सकता है ऐसे। बाकी और कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। तो जो दो वृत्त आपस में स्पर्श कर रहा है, उस कंडीशन में केवल और केवल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये याद कर लीजिएगा, सभी काम करेगा। 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किस कंडीशन में, जब दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहा हो, 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला दिया है, ये तो आपके वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। अगला सर कंडीशन ये है, आवाज कैसे इतनी आ रही है सर, डिस्टर्ब हो रहा है। अब नहीं डिस्टर्ब होगा। वो नहीं, डिस्टर्ब होने के बाद आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। एक तो हेडफोन लगाए हुए हैं तो और तेज लग रहा है कान में। अच्छा, रुक जाइए 1 मिनट, अभी सब सही हो लोग अपना जाएगा। म्यूट करो। नहीं, सब लोग अपना म्यूट करें सर, तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि दो वृत्त दूर दूर हो तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताइए। बताइए वे सब लोग, अगर दो वृत्त दूर हो, जैसे, हाँ बताइए। देखिए, विश्वकर्मा बताओ। मान लीजिए,
हाँ जो लोग बताइए। ये मेरे पास है 2 वृत्त। अब बताइए कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस कंडीशन में? 4 खींचे जा सकते हैं सर। 4 खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक हम ऐसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरा ऐसा खींचा जा सकता है, सॉरी दूसरा ऐसे खींच सकते हैं, तीसरा हम ऐसे खींच सकते हैं और चौथा ऐसे खींच सकते हैं। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत एकदम बारीकी से क्वेश्चन आएगा ये। और आएगा तो ये जरूरी नहीं कि केवल आपके सेमेस्टर में, बाकी एग्जाम में भी आता है। ठीक, तो 2 वृत्त अगर आपस में ऐसे टच कर रहे हैं तो 3 होगा, और दूर दूर है तो 4 खींचा जा सकता है। इसके लिए लिख लीजिए, इसका आंसर होगा 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कल आपका टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे। आपको तो हमेशा टेस्ट होता है। नहीं, कल होगा कंफर्म। दिव्या, इन्होंने पूरी क्लास की है ना सर? हाँ की होंगी, याद नहीं रहता, आती जाती रहते हैं सब लोग। टेस्ट किस किसका है चैप्टर का? चलिए, चैप्टर का जितना पढ़ा है उसी में से होगा। अब तो पेपर हो सकता है, मान लो दिसंबर में पेपर होगा तो कैसे दोगे? जितना हम पढ़ाए हैं उसी कर लेंगे। दिसंबर सर में हो जाएगा, मिड क्लास दिसंबर में इन लोग का एग्जाम होगा, मिड दिसंबर। हमारा जो तो भी होगा कि इसी में हम ही लोगों का है। आपका भी तो होगा। हाँ हाँ, मेरा भी है यार। नहीं ऐसे और बोले ना, भैया बैच का हम कब लोगों तक है? का। है? बैक वाला चलिए देखिए, छोड़िए कुछ सब। लोग मुझे पहचान रहे होंगे। यदि कोई स्पर्श रेखा पी क्यू, यदि कोई स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है, बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा कोई जीवा एसी हो, कोई जीवा एसी हो, तो वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, स्पर्श रेखा के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। इसको एकांतर खंड कोण कहते हैं। ये सबसे आपका लास्ट है प्रमेय में, जितना ये भी प्रमेय में ही आएगा। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये है क्या? यदि कोई स्पर्श रेखा PQ है जो वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है, मान लीजिए मेरे पास कोई एलईडी वृत्त है, इसका सेंटर O है, इसको क्या करती है? PQ कोई वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो हमने एक स्पर्श रेखा इसके सहारे हो गया, ये मेरा हो गया P और ये Q। ठीक, ये बिंदु ए पर स्पर्श करती है, अगला बात, यदि कोई जीवा एसी हो, क्या बोला है कि कोई भी जीवा हो एसी हो, मतलब इसी से टच पे जा रहा हो, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो हमने ए यहाँ बिंदु है स्पर्श था, तो मान लो एसी हमने यहाँ पे बना लिया। अगर कोई एसी जीवा हो, क्लियर, तो मानो यहाँ पे हमने इसका त्रिभुज एक बना दिया अपने मन से, CD कर दिया,
बता देंगे अभी क्या है वो। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे x है तो इस वाई पे देखिए क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दिए सभी लोग, हमने क्या बोला कि यदि कोई ऐसी स्पर्श जीवा हो, ऐसी मेरी जीवा है, बिंदु ए पर ये टच करता है इस स्पर्श रेखा का, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एकांतर खंड में जो बना कोण है ना, ये अगर मान लो ये थीटा है तो ये इसका एकांतर खंड होगा ये, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ध्यान दो कैसे समझोगे क्या है। अगर मान लो कोई मेरे पास ऐसा वृत्त हो, ठीक, इसमें कोई स्पर्श रेखा टच करती हो, अगर मेरे पास कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा मान लो कि कोई AC है, यहाँ बिंदु P पे टच करता है, ठीक, और इसमें कोई भी ट्रायंगल दो अपने मन से, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ऐसा दिया हुआ है ना, तो आप सीधा सीधा ये जानते हो कि ये जो थीटा वाला कोण है ना, यहाँ से ये जो बिंदु है और इससे बाहरी बाह्य, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके अपोजिट यहाँ पे जो कोण होगा ना, इसके बराबर होगा। ये प्रमेय इसका ये होता है ना कि एकांतर खंड में जो बने कोण होते हैं एकदम बराबर होते हैं, इसका एकांतर खंड है ये इसका एकांतर खंड का कोण है। बना लीजिए आप लोग। ये बनाना कैसे है, इसके लिए बनाना, इसके लिए एंगल हो जाएगा ACD, एंगल ACD एकदम बराबर होगा एंगल DAQ के, एंगल DAQ के। ये समझ रहे हो ना कैसे बराबर होगा, और एग्जाम में दिखाना है आगे। एकांतर खंड में बना कोण बराबर होता है। आर्टिस्ट सीरीज भी लगाना है, शिफ्ट लगा लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए से क्वेश्चन क्या पूछता है। मान लीजिए ऐसा कोई दिया है, ये दिया है आपका 60 अंश, ये 60 अंश दे दिया, ये दिया है 40 अंश। तो अगर ये आपसे थीटा पूछे ये कितना होगा, पूछेगा कि वो कितना होगा, तो कितना बताएंगे आप। इसमें और सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोनों को सर जोड़ेंगे और फिर एक गलत। में से माइनस कर देंगे। कैसे वो सब बता, वहाँ करना क्या है उसमें, अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे पास जो MO है ये स्पर्श रेखा है, ये मेरे पास इससे बना एक ट्रायंगल है। क्लियर। हमने क्या बताया है कि अगर इस बिंदु से स्टार्ट करके जिस दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है इसके जस्ट ये अपोजिट है, इसके अगर ये अपोजिट है तो ये मेरा क्या होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिखा तो है, देखो अगर ये मेरे पास PAQ एक मेरा स्पर्श रेखा है इस वृत्त पे, और इस वृत्त पे इसी से स्टार्ट होकर एक यहाँ पे बनाया गया है ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे C मतलब ACD एकांतर में जो बना है ना, इसके एकांतर मतलब बाहर जो बना है स्पर्श रेखा पे, ये थीटा एकदम इसी के बराबर होगा। देखो दिखाया गया है एंगल ACD मतलब ACD ये वाला जो कोण है ना, ये बराबर है DAQ के, मतलब ये बराबर है DAQ कहो या फिर QAD कहो, दोनों बराबर है, ये इसके ये बराबर होगा। वैसे वहां पे देखो मेरे पास जो एंगल है OPN, अगर ये थीटा है और इसी स्पर्श रेखा से इसके अपोजिट यहाँ पे बता रहे 60 डिग्री, तो ये इसी के बराबर होगा ना। तो दिखाओगे आप क्या कि एंगल PQN ये बराबर होगा किसके, एंगल OPN के, एंगल OPN के। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आगे लिखोगे क्यों, क्योंकि एकांतर खंड में बना कौन सा होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये इसके बराबर लिख लो। इसे फंसाने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है। क्या हुआ, PNQ मतलब ये जो है PNO जो है वो बन रहा है कोण। तो सर ये एकांतर खंड क्या रुक जाओ क्या बोले आप, P
एन एन पी और ओ। हाँ गलत है, वैसा बोलना ही नहीं है। जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाता है वो कोण बीच में उसका नाम दिया जाता है। जैसे अगर मान लो तो आपको इस कोण के बारे में बोलना है ना, तो ओ, हाँ बोलोगे ओ, फिर पी और एन। जैसे कहें कोण पी कहें तो कम इसके बारे में बताना है ना, तो ओ पी एन, ये वो ऐसे बताओगे आप, वो गलत बता रहे थे आप। अब बताओ क्या दिक्कत है। सर हम भी तो बीच में बोल रहे हैं, हमने एन पी ओ कर दिया था। हाँ एन बीच पी में ही तो ओ ही बोलना है, बोलना है। मैटर ये नहीं है कि किधर से भी बोल दो। ठीक ठीक, जैसे समझ बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन अब देखो, जैसे वो तो मान लो आप समझ गए हो, अगर हमने ऐसे कोण बनाया, ये सारे क्वेश्चन आप में आएंगे, ये टाइप है क्या। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, और यहाँ पे मैंने स्पर्श टच तो नहीं किया। चलिए ये मान लीजिए ए है, ये मेरे पास पी है, और यहाँ पे मान लो बी है, ए पी बी। नोट कर लीजिए आप, ए पी बी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपका दिया है 30 अंश, यहाँ पे दिया है 40 अंश, तो ये कोण कितना होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि तो एंगल बी पी क्यू बराबर क्या होगा। देखो इसमें आप लोग फंस गए हो। फंसने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने पूछा है बी पी क्यू को, जो यहाँ पे थीटा हुआ करता था, तो इसके संदर्भ में ये बिल्कुल उसी के बराबर होता है जो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो हम पता करना है, और यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि ये कोण हम निकाल सकते हैं। हाँ ये कोण तो हम चाहें तो निकाल, हाँ इसको जोड़ के माइनस का इसको निकाल सकते हैं। तो मेरा टोटल जोड़ने से कितना आता है, 180 होता है। तो 180 में से तो 30 और 40 70 बन चुका। इसका मतलब ये मेरा कितना हो, 110 अंश बन चुका। तो ये कितना होगा, 110 अंश। तो आप इसको देखो, जब सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, आप हल लिखोगे और एग्जाम में बिल्कुल दिखाओगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस, रुक जाओ, दोनों का नाम अलग अलग नहीं है क्या, इसका नाम सी लगा लो। तो यहाँ पे दिखाओगे एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 अंश। सी का मान दिया है 40 अंश, पी का मान दिया है थीटा, इसको पता करना था। क्यू का मान दिया था 30 अंश इक्वल टू 180 अंश। इसका मतलब कि थीटा बराबर हो गया 180 अंश माइनस के 70, क्योंकि 40 और 30 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा 70। घटाएंगे थीटा का मान तो क्या हो जाएगा 110 अंश। जब इतना आप लगा लोगे तो इसके बाद नीचे लिखना है, उसके बाद नीचे लिखोगे एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू एकदम बराबर होगा किसके, एंगल सी पी क्यू के। एंगल सी पी क्यू के, इतना नहीं लिखोगे तो नंबर काट दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये बराबर दिखाने का तो यहाँ पे लिखोगे, इसके आगे लिखोगे एकांतर खंड में बना कोण बराबर होता है। जब ये शब्द लिख लोगे उसके बाद यहाँ पे दिखाओगे कि एंगल बी सी क्यू बराबर कितना होगा 110 अंश। तब यहाँ पे आंसर लिख दोगे। ये आपका स्टेप जब लिखोगे तब जाके आपका नंबर मिलेगा। नोट कर लीजिए। अब मेरे पास अब जो पूछना है पूछे, टाइप खत्म हो गया सब। ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें वृत्त में, ठीक, परेशान हो गया। हाँ बताओ क्या बता रहे हो सर बोलो आप। क्यू सी बी, ये जो हाँ त्रिभुज से बाहर आ रहा है ये कौन, एक वो बोला जाएगा एकांतर खंड। हाँ एकांतर खंड ही बोला जाएगा, इसी को बोला जाता है। तो उसमें करके एक बार बता दीजिए ना सर, क्या बोलते हैं जो दो पैरेलल लाइन पे क्रॉस करके बता दीजिए, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ ये पूरा प्रॉपर एकांतर है, शीर्षाभिमुख विमुख है, और नहीं जो सर भी सारी हमें चीजें। पता चल गया, ये जो त्रिभुज के अंदर है ये तो अलग कोण हो गई, और ये क्यू सी बी एकांतर जो मतलब कोण है एक ये के एकांतर अंतर खंड में, से मतलब एक के स्थित बाद है। एक। इसी की जैसे ये जो आपका देखो कैसे समझा पाएंगे, जैसे मान लो ए दिया है ना बी सी क्यू, तो इसके ये मिड में है ना, तो ये यहाँ पे है। अब इस चीज को आप यहाँ पे कंज्यूम करो, मतलब ये जो भुजा है ना इसको तुम यहाँ पे कंज्यूम करो।
इसके सामने एकांतर होगा, ये खुद मिल जाएगा, ऐसा रहता ही है। इसी के एकांतर में देखोगे, जस्ट इसके पीछे दोगे, या फिर इस साइड से पूछेगा ना, मान लो इसी क्वेश्चन में घुमा दिया, यहाँ पे दिया है ना, तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, अब इसके संदर्भ में ये एकांतर हो जाएगा। एक कागज की नाव जैसे बनाते हो आप लोग, बीच में कोई कागज को ब्रेक कर दो बीच में और ले जाकर मिला दो, एक कॉर्नर का जो एंगल बनेगा दूसरे कॉर्नर का सेम एंगल वही बनेगा, वही एकांतर कोण है। हो गया क्लियर? अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, परेशान ना हो, यही खत्म नहीं होगा, ये टॉपिक खत्म हो गया मेरा। अब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आप देखिएगा। आप लोग आगे बढ़े, सबका नोट हो गया? ठीक है, अच्छा आज भी नहीं आया। कौन नहीं आया सर? वो अक्षय क्लास करते हैं, डेली वहीं क्लास करते हैं, को पूछे नहीं आया है वो। जी अच्छे का रिप्लेसमेंट मैं हो गया है आज। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जब भी हो जाएगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन सर एक चीज हमको थोड़ा एक चीज समझ नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए इतने सारे छात्र हैं, जो भी 14-15 लोग हैं, और एक बड़ी संख्या फोर्थ सेमेस्टर में एक बड़ी संख्या है, और वहां पे मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना आसान सिलेबस है उसका, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बड़ी संख्या में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर क्लासरूम ही है लोगों का, तो क्लासरूम में बहुत सारे छात्रों को जुड़ना चाहिए, यहाँ पे आके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं हो पाता है, हमने कर दिया, हम मीट पे करके देखे हैं, जब मीट पे करते हैं तो दूसरे लोग परेशान करते हैं। तो नहीं मतलब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ ना सर। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये जो छात्र हैं ये एक दूसरे को मोटिवेट तो करें कम से कम, ताकि लड़के जो है और भी बच्चे जो भी आए हैं। नहीं आते हैं सर, ये आप नहीं समझते, नहीं आते हैं, ये लोग भी कई बार बोल चुके हैं और वो लोग खुद नहीं आते हैं। नहीं आते तो कोई मतलब नहीं है, समझाने हम कई बार समझा चुके हैं। दिक्कत है सर, है ना? वो लोग का आदत है, हर साल बैक लगता है, पकड़ के थोड़ी पढ़ाएगा। सही बात है, तो होता ही हमेशा बैक लगता है। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबको आना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहिए। ये इसमें लगभग जितने लोग होंगे दूसरे साल पढ़ रहे हैं ये लोग, तो जो लोग पढ़ते हैं बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं देखो सर, क्या है ना कि आपके पढ़ाने का जो तरीका है उसका आउटकम अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे सभी छात्रों को जुड़ना चाहिए। जो छात्र मान लो जिनके बहुत खास फ्रेंड हैं, उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देने जाओगे और खुदा न खास्ता अगर उसमें बैक लग जाती है तो 1 साल का टाइम एक्सटेंड कर जाएगा। पीएनपी खुद पूरी तरीके से जो है रेडी नहीं रहती है किसी भी काम को लेके। इस बार भी हर साल लगता है, इस बार भी लगेगा, ये कोई नया नहीं सर, हम तो मान लो डीप लेवल पे जानते हैं, और यही चीज बच्चों को समझाते भी, जितने भी छात्र हैं उनको यही चीज समझाते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। अभी जो एक देखिए जिसका थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया है सर, वो बहुत लेट हो चुके हैं, है ना? फोर्थ सेमेस्टर के लिए जागरूकता अभियान बनाए और बच्चों को लेके इस प्लेटफॉर्म पे आए जो इन लोगों से पहले ही जब सेकेंड का पढ़ा रहे थे तो एक बैच फोर्थ का मिला था, तो वो लोग सीरियस पढ़े थे और सब लोग पास हो गए, फोर्थ का पूरा बैच ही वो पास हो गया। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब आप इतने आसान तरीके से बता रहे हैं, सभी लोगों का हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ी जागरूकता की बड़ी जरूरत है यहाँ पे ना। चलिए किसी की भलाई करने का मतलब है नहीं। अगर किसी को जानकारी हो तो थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो होगा बैक का, तो वो फोर्थ के क्लियर होने के बाद होगा? नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि फोर्थ क्लियर होने के बाद होगा, लेकिन जो आपके थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है वो जनवरी लास्ट में कराने की फुल प्रोबेबिलिटी है। और हालांकि सचिव साहब से जो बात हुई उसके आधार पे जनवरी लास्ट है, और ये टाइम अगर बहुत एक्सटेंड किया तो फरवरी तक हो जाएगा। तो मतलब पहले तो फोर्थ के होंगे ना? हाँ, अरे फोर्थ का तो प्री डिसाइडेड है आपका ना, उसके लिए तो बाकायदे नोटिस जारी हो चुकी है, उसके लिए क्या इशू है? आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराया गया ना? हाँ जी। तब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा दिया जाएगा, और अशोक सर पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग एकदम आराम से कंसंट्रेट होकर दीजिए, उसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे भी। और जो इस फोर्थ के बाद ही थर्ड होगा। चलिए देखिए, सुनिए, क्वेश्चन है आपके सामने। चित्र में वृत्त ओ केंद्र है, चित्र में ये जो वृत्त ओ है ये केंद्र है वृत्त का, तथा पी ए क्यू, मतलब ये पी है, ये ए है और ये क्यू है, पी ए क्यू, इसका मान है 35 अंश। आपसे पूछा गया है तो ओ पी क्यू का मान बताइए। एंगल ओ पी क्यू, आप समझ रहे हैं क्या है? ये पूछा है आपसे मान, ये थीटा पूछा है। चलो बताओ कैसे लगाओगे, सोचो। आपसे पूछा है एंगल ओ पी क्यू का मान
बताइए। चलो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लगाना कैसे है। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ जाओगे आप लोग। हमने कल आपको बताया था कि ये मान लो मेरा वृत्त है और वृत्त में क्या है, ठीक है। त्रिज्या आर है, ये भी मेरा त्रिज्या आर है। क्लियर? तो एक समान दूरी है, ये जो समान दूरी है तो इससे बनने वाला ये भी कौन समान होगा? इसलिए होगा क्योंकि मान लो मेरे पास ये दो भुजा है, ठीक। अगर इसके बीच की दूरी इतना ही है, अगर सेम दूसरे जगह भी इतना ही दूरी होता तो थीटा बराबर बनता। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसकी त्रिज्या है तो इतनी दूरी के लिए, जैसे मान लो ओ है, ये ए है और ये बी है, ध्यान दो। तो इसके सामने जो कोण बनेगा, मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है, चलो अगर इसके सामने मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये भी तो मेरा त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या की वजह से भी यहाँ पे थीटा बनेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? ये भी थीटा, क्यों, कब थीटा बनेगा? क्योंकि दोनों ये क्या है, एकदम सेम दूरी पे है। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी मेरा यहाँ से त्रिज्या है और ये भी मेरी त्रिज्या है, तो दोनों समान भुजा के कोण समान होते हैं। तो पहला स्टेप एग्जाम में लिखोगे क्या? लिखोगे कि OP बराबर क्या है, OP बराबर OQ इक्वल टू क्या है, त्रिज्या है, R क्या है हमारा, त्रिज्या। फिर आगे लिखोगे अतः समान भुजा के कोण समान होते हैं। समान भुजा के समान होते हैं। समान भुजा के कोण समान, मतलब ये दिखा दोगे एग्जामिनर को कि OPQ बराबर होगा OQP के, इसको हम थीटा मान लिए हैं। क्लियर? अब आप लोग जानते हो कि ये भी मेरा थीटा हो गया, अब ये भी मेरा थीटा हो गया, दोनों थीटा हो गया। उसके बाद से बताओ, चलो माइक ऑन करो, ये बताओ ये जीवा मेरा कौन है, PQ मेरी जीवा है, और PQ जीवा से परिधि पर बनने वाला कोण कितना है, 35 अंश। तो PQ से जब परिधि पे बना है तो उसका केंद्र पे कितना बनेगा, बताओ माइक ऑन करके, कितना होगा? गलत, केंद्र पर बना कोण परिधि का कितना होता है, लिखवाया गया है, दूना होता है, दोगुना होता है ना। हाँ, ये लिखवाया गया है क्योंकि ये तो मेरा जीवा है, PQ मेरी क्या है, जीवा है, और इसी जीवा से एक बार केंद्र पे कोण बनाया गया, हाँ रुक जाओ, और इसी से एक बार बनाया गया है यहाँ पे। अब क्या करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे एंगल POQ, एंगल POQ, जिस स्टेप पे लिख रहे हैं उसी स्टेप पे लिखना पड़ेगा। ये 2 गुना होगा, किसके 2 गुना होगा, PAQ के, PAQ के 2 गुना। ये मेरा है 2 गुणे 35 अंश, अर्थात एंगल POQ मेरा कितना हो जाएगा, 70 अंश। ये तो बात समझ में आ गई, ये मेरा 70 अंश है। अब क्या करोगे, ये इसी स्टेप में एग्जाम में लिखना है, 70 अंश हो गया। अब क्या हमसे पूछा गया है, OPQ, तो अब यह लिखोगे अतः त्रिभुज P प्लस त्रिभुज O प्लस कोण क्या है, और कोण Q, इन तीनों कोणों का हम जब जोड़ेंगे तो तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अब देखो यहाँ पे आप खुद दिखाए हो कि कोण P है और कोण Q है, दोनों सेम है, अर्थात ये भी थीटा हो गया और ये मेरा ये भी थीटा हो गया। अब इसका मान हमको जो O है इसको तो निकालना है, इसको निकालो 180 अंश। एक मिनट रुक जाओ, इसका तो हम निकाले, केंद्र वाला तो निकाले। अबे हाँ, ये 70 हो गया, रुक जाओ। तो ये हो गया थीटा और थीटा, तो ये मेरा हो गया 2 थीटा का मान यहाँ पे कितना हो गया, 2 थीटा, और 70 घट जाएगा तो 180 में से 70 घट गया हमारा, तो 2 थीटा का जो मान मेरा आ गया ये आ गया 110 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया, 55 अंश। क्लियर? तो आप इतना जब स्टेट करोगे तो उसके बाद से लिखाओगे कि एंगल OPQ बराबर कितना होगा, 55 अंश। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये स्टेप जब आप एग्जाम में लिख के आओगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो काट दिया जाएगा नंबर। और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, कंफर्म, हर साल आता है। हो गया प्रभात, फ्री का 10 नंबर मिलेगा, फ्री का। सर हो गया है मेरा, कब से ये वाला तो आता है मुझे, आता है ना। चलिए ठीक, अब एक क्वेश्चन और बताइए, इसके बाद से ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा।
क्वेश्चन कई सारे बताए गए हैं उसमें। एक सर अभी क्वेश्चन और लिखिए आप पढ़ाएंगे लोग। क्या ओवर करेंगे? एक क्वेश्चन बता लें, उसके बाद से आप बंद कर लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन आप लोग लगा के आइए। कल कितने बजे टेस्ट रखा? टेस्ट का टाइम बताओ आप। जो लोग नहीं लिख पाए होंगे रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जल्दी में मिटा दिए हैं। तो सर टेस्ट कैसे लेते हैं? ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि कैसे ऑनलाइन कैसे देना होता है? जैसे ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे होता है वैसे ही होगा। अच्छा अच्छा, जो टेक्स्ट बुक में होता है जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी एप्लीकेशन पे होगा। ठीक ठीक टेस्ट ठीक। का टाइमिंग बताओ, उसमें हम क्वेश्चन डाल देंगे। कब टेस्ट देना चाहते हैं आप लोग? सर शाम में रखिए। 8। देखो कल टेस्ट आप लोग ना 8 बजे, कल क्लास के बाद 8 बजे आप रात में दे लीजिएगा, ठीक है? हम कल क्लास कराएंगे, उसके बाद बता देंगे। तब तक हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे उस पर टाइम चलता रहेगा, टाइम के बाद खत्म हो जाएगा वो। सर रात में चलिए तो लाइट वाली दिक्कत हो जाती है। तो टेस्ट में आपको हे लाइट से क्या मतलब है? भगवान, आपको घर से दोगे? हर चीज की प्रॉब्लम कौन है सा क्लास सबको। होगा? क्लास उसमें थोड़े चलेगा कि आपको दिक्कत होगा। वो आप अरे अपने वो जहाँ तो बैठे हुए हैं मोबाइल उजाला में रह लाइट जाएगी। जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ बैठेगा वहाँ लाइट की व्यवस्था कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा रफ करना रहेगा। चलिए, यहाँ पे दिया है 65 अंश, ये दिया है फिर आपका 80 अंश। आपको सक्रिय एंगल ज्ञात चतुर्भुज करना ऐसा है। ही है। एंगल, हाँ, एंगल पी और एंगल एस। बताइए आप लोग, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो जितना प्रमेय है सब आसान रहेगा क्वेश्चन, चाहे कितना भी क्वेश्चन हो। थ्योरी पढ़ाने में बस थोड़ा समय लगता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन आसान। बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, उसके बाद बंद कर देते हैं। आमने सामने की भुजाएं तब याद होगा सामने तो सामने बता के देंगे। वो कौन बराबर होते हैं इसमें तो। बराबर 180 डिग्री है, तो 180 में 65 घटा दो 10 की वैल्यू आ जाएगी। और 180 ठीक में है, 80 घटा दोगे 100 डिग्री, पी हो जाएगा। देखो हल कैसे करना है। अब हल करते समय आपके कॉपी में लिखना क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय 360 चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 360 डिग्री। सम्मुख कोण 180 है। समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। संपूरक। समपूरक का मतलब 180, अर्थात एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180। एंगल P पता नहीं है, R दिया है 80 अंश इक्वल टू 180। एंगल P का जो मान आ गया ये हो गया 101, पहला ऑप्शन सर। दूसरा दिया है एंगल Q प्लस एंगल S बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। Q का मान दे दिया है आपका 65 अंश, प्लस में S निकालना है इक्वल टू 180। एंगल एस जब निकालोगे तो 180 में से आप 65 को घटा दोगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया। फिर क्या हुआ है? सर किसी का माइक ऑन है क्यों? क्या करे, क्या दिक्कत है बताओ? बताइए, सुन रहे हैं हम। बढ़िया सर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। और किसी को कोई रुख दिक्कत सर है? बताइए। सर सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन लगा के चक्र चतुर्भुज और वृत्त का लगा के आएगा। वृत्त का प्रमेय हमने खत्म कर दिया, तो एडवांस मैथ जितना था सारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आपका उधर बचा है तो उसको हम धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे आपका राजन का सीरीज, तो आप लोग सब तैयार रहिएगा। चलिए ठीक, क्लास ऑफ हो गया रिपोर्ट आपका। मीटिंग हो गई? मेरा लालू सर सबको नहीं, पता अभी ही नहीं होगा हुआ, ना? पता ही होगा सबको। चलिए ठीक है।